Good morning, students. Today I am going to teach you the subject SST, part Civics, and chapter first Democracy. In this chapter, we will read about the democracy. That what is democracy? Okay, democracy and its history. Europe in Middle Ages, the Renaissance and the French Revolution, democracy in the 19th and 20th century, India and democracy, Universal Declaration of Human Rights. In today, we will clear the two topics: democracy in its history, democracy and its history. Second one is Europe in Middle Age. Now, introduction. You must have heard the statement like India is a democratic country. आपने जैसे सुना ही होगा बहुत बार कि क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड या के वर्ल्ड में जहाँ में क्या है, डेमोक्रेसी की डिमांड की जाती है और बहुत सारे कंट्रीज़ की डिमांड कंप्लीट भी होती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक जैसा काम नहीं कर रही। डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल गवर्न देमसेल्फ डायरेक्टली और through their elected representative. India is the largest democracy in the world. देखो ये डेमोक्रेसी होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, बट ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए इनफ नहीं है, कंप्लीट हमारा सेंस नहीं बताती। लेकिन जैसा स्टैंडर्ड आपका है उसके लिए इतना जानना ही बहुत है। जो हमारी इंडिया है वो क्या है, जिसमें क्या डेमोक्रेसी का मतलब वो है जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा और उन लोगों के लिए ही शासन करती है और इंडिया जो बहुत ही लार्जेस्ट एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है पैसेज आता है डेमोक्रेसी लिटरेरी मीन्स। जो डेमोक्रेसी है उसका लिटरेरी मीन क्या है, एक्चुअली जो ये टर्म है डेमोक्रेसी ये कहाँ से ली गई है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। कहाँ से ली गई है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया विच वाज कॉइन्ड फ्रॉम डेमोज मतलब पीपल एंड क्राटिया मतलब मीन्स रूल, मतलब लोगों का ही रूल। दिस टर्म्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी BC। ये कब आई थी, कब हमारे सामने आई थी ये वाली टर्म, जब 5th सेंचुरी थी। अब कौन सी सेंचुरी चल रही है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है। उसके बाद है द टर्म वाज यूज्ड टू इंडिकेट द पॉलिटिकल सिस्टम विच existed in some Greek city-state like Athens। एक्चुअली जी ये जो टर्म थी ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले एथेंस में यूज़ की गई थी। जो ग्रीक है ना, जो एथेंस है उसमें ग्रीक मतलब था इसका डेमोक्रेसी का सिटी स्टेट। और सिंस द टाइम ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स बोथ द थ्योरी एंड द practice of democracy have gone through many changes. In ancient times, the tribe or the city-state in which democracy was practiced was small. This allowed for डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो एंशिएंट टाइम था, पहले का टाइम था, उसमें क्या था, जो ये डेमोक्रेसी थी ना बहुत ही छोटी सी, मतलब छोटी कंट्रीज़ में होती थी, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। आज के टाइम में भी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हमारी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, उसमें आज भी डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी पाई जाती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जब जो हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो डायरेक्ट अपने लीडर्स को चूज़ करती है।
लेकिन हम तो क्या है, हम इलेक्शंस में क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर जो जिन्हें हमने चुना है वो आगे हमारे पीएम और प्रेसिडेंट वगैरह को चूज़ करते हैं। जैसे देखो आपको ये इमेज बताई गई है स्कूल ऑफ एथेंस, ये क्या है, स्कूल ऑफ एथेंस की जो पिक्चर है, पेंटिंग बाय दी राफेल, जो राफेल के द्वारा बनाई गई है, जो क्या हमें शो कर रही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को शो कर रही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल वोट टू मेक देयर ओन रूल्स एंड लाज। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो फॉर्म है जिसमें लोग वोट देते हैं अपने ऊपर रूल्स और लाज को करने के लिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी गिव वे टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखो, पहले तो आपको आ गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जो लोग हैं अपने वोट देते हैं अपने ऊपर रूल और लॉ को चलाने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसमें जो लोग हैं वो वोट देते हैं उसके लिए कि जो उन पे रूल और रेगुलेशंस अप्लाई करेंगे उन रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए। मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर गवर्नड बाय द वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर रन by the officials. The officials are elected by the citizen through free and fair election. जो मॉडर्न हमारे पास मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसमें क्या है, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं जिन्हें किसके द्वारा रन किया जाता है, ऑफिशियल के द्वारा जिनका काम होता है। और जो सिटीजन्स हैं उनके पास द राइट्स टू रिप्लेस एंड इलेक्टेड द ऑफिशियल्स, जो अपने राइट्स टू रिप्लेस करते हैं और अपने ऑफिशियल्स को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। अब्राहम लिंकन, मेन पॉइंट है ये, अब्राहम लिंकन राइटली सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो अब्राहम लिंकन है, मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या है, जो अब्राहम लिंकन के वर्ड्स हैं ये कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो लोगों द्वारा लोगों के लिए ही जो है गवर्नमेंट है। पीपल आर सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो पीपल है वो क्या है, इसका सेंट्रल है इस आइडिया का। द एडॉप्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज नेसेसरी फॉर एनी democracy. The rule of law means that all the people and institutions are bound by the law. देखो जी, जो हमने जो भी कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ऊपर कुछ बंदिशें हों, कुछ लॉज हों जिसके चलते हम बहुत ही अच्छे वे से अपना काम कर सकें। इसलिए जो क्या है, द रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं ना, जो या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बाउंड होते हैं लॉ के लिए, मतलब लॉ के प्रति जवाबदेह होते हैं। लॉ के विरुद्ध जाकर वो कोई भी काम नहीं कर सकते। द लॉ इज़ फेयरली अप्लाइड एंड इन्फोर्स्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। इन लॉज का मतलब, इन बाउंड्रीज का मतलब, मेन पर्पस क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कभी भी एब्लिश ना हो। इट मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू एवरी सिटीजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या बनता है कि जो लोग हैं वो लॉ के नज़रों में, कानून की नज़रों में क्या है, बिल्कुल इक्वल है और जो लॉ है सभी सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाइकेबल है। It also means that everyone should be given equal opportunity and benefits. इसका मतलब ये भी निकलता है कि सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी और सेम जो है मतलब बेनिफिट्स हैं सबको इक्वली मिलेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन
अ डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू एवरी सिटीज़न। देखो रजी, जो डेमोक्रेसी है ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमें जो लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स देना। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स में जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज कंट्री एंड रिकॉग्नाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन इंडिया दे इंक्लूड राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आज के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स। देयर आर 6 राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब हमारे जो राइट थे वो कितने थे? 7। लेकिन इसमें राइट टू प्रॉपर्टी है जो वो ख़त्म किया गया, वो कुछ कारणों की वजह से ख़त्म किया गया। मैं आपको उसका आगे एक्सप्लेनेशन दूंगी। दीज राइट्स डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मैनी कंट्रीज in the present time have chosen to adopt the democratic form of government। देखो रजी, जो आज के टाइम में ना मॉडर्न टाइम में आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रखना पसंद करती हैं और वो चूज़ भी करती हैं, अडोप्ट करती हैं। उसके बाद जो फैक्ट फाइल है ये आपने रीड आउट करना है बहुत ही अच्छी तरह से। उसके बाद क्या है? हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। लेट अस फाइंड आउट हाउ डेमोक्रेसी वाज बोर्न। पहले हमें ये जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे बनी, कैसे फोर्स में आई। द की junctures which led to the formation of modern democracy are as follow। देखो रजी, जो ये है ना जंक्स्टर्स, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम, कि डेमोक्रेसी कब एग्जिस्टेंस में आई, कब हमें इसके बारे में पता लगा, इसके हमें कोई भी सबूत नहीं मिलते। इसके लिए हम कोई भी एग्जैक्ट टाइम, पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते जो मॉडर्न टाइम के लिए हैं। द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बेबीलोनियन सिविलाइजेशन विच gave us द कोड ऑफ हम्मुराबी। जो ये है जो द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बेबीलियन सिविलाइजेशन। अगर हमें बर्थ के बारे में जानना है ना, तो हमें क्या होना पड़ेगा? बैक जाना पड़ेगा बेबीलियन सिविलाइजेशन में। कोड ऑफ हम्मुराबी अ वेल प्रिजर्व्ड code of law dating back to about 1772 BC. The Babylonian king Hammurabi got this code of 282 laws inscribed on the stone and clay tables। जो ये था ना बेबीलोनियन किंग था जो हम्मुराबी का, उसने इस लॉ के लिए लॉ बनाए जिसे नाम दिया गया कोड ऑफ 282 लॉज। जिसने ये जो लॉज थे ना, वो क्या किया? स्टोन और क्ले के टेबल्स पे राइट करवाए। जैसे मतलब क्या है, पहले उसको तो यूज़ किया नहीं जाता था कागज़ वगैरह को, लेकिन इसके टाइम में तो कागज़ वगैरह आ भी गए हों चाहे, लेकिन फिर भी क्या है, उसने कि सबको याद रहे, इसलिए सबको पता लगे, इसलिए उसने स्टोन और क्ले के टेबल्स के ऊपर ये जो थे वो लिखवा दिए थे। उसके बाद क्या है? इन इंडिया a somewhat democratic system was in existence during the 6th century BCE. Mahajanpadas were city-state that had either a monarchical form of government or the Gansangha form. In the Gansangha or Ganrajya, the state was ruled by a group of पीपल। देखो रजे, इंडिया में क्या है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कब एग्जिस्ट हुआ था? 6th सेंचुरी में। जब हमारी जो सिटी स्टेट थी किस में डिवाइड हुई थी, किस में बनी हुई थी? महाजनपदस में।
जो महाजन पद थे उसमें क्या था, एक हमारे जो सिस्टम था वो क्या था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें क्या था, गणसंघ बने हुए थे। और जो गणसंघ और गणत राज्य थे वो स्टेट को रूल ग्रुप ऑफ पीपल में रूल करते थे, हु वर इलेक्टेड बाय द ट्राइब मेंबर्स, जिन्हें कौन इलेक्ट करता था, ट्राइब मेंबर्स। द हेड्स ऑफ क्लेन्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स रूल्ड द टेरिटरी कोलेक्टिवली। वैशाली इन बिहार वाज द लार्जेस्ट ऑफ दीज रिपब्लिक। जो वैशाली थी ना, बिहार में लार्जेस्ट रिपब्लिक मानी जाती थी। इन अर्ली 6th century BC अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन एथेंस। जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो एथेंस में एग्जिस्ट हुई थी। क्लिस्टन्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। जो ये क्लिस्टन है ना, क्लिस्टन ये वाला पर्सन, यही है मेन पर्सन जिसने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था एथेंस में। दस ही अर्नड द नेम द फादर ऑफ एथनियन डेमोक्रेसी। इसी वजह से जो है क्लिस्थन्स है, इसी को फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी कहा जाता है। एथेंस हैड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नॉट एवरीवन हैड द राइट टू वोट, तो ओनली द मेल सिटीजन्स हैड से इन हाउ दिस सिटी वाज रन। ये जो वोट देने का जो राइट था वो हर एक पर्सन को नहीं था। इसमें जो राइट था वो सिर्फ मैन को था, मेल सिटीजन्स को था। उसमें महिलाओं, बच्चों और जो फॉरेन थे और जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उन्हें ये जो वो था, वोट देने का राइट नहीं था। द सिटीजन मेट वोट for the new law put forward by the council. Usually around 5,000 citizens met every 10 days or so on the hill called the Pnyx. In Athens you can still see the stone of this historical meeting place. आप इसे ना, मतलब आप देख सकते हो, जो एथेंस था उसमें तकरीबन 30,000 सिटीजन्स थे, जिसमें 500 मेंबर्स थे काउंसिल के। और जो सिटीजन थे 5,000 के करीब सिटीजन हर रोज़ मिलते थे। 10 दिन तक इनका जो ये चलता था। जो हिल था इनका, उन्हें पिनिक्स कहा जाता था। आप एथेंस में अब भी ये स्टोन देख सकते हैं जिसमें हिस्टोरिकल मीटिंग होती थी। डेमोक्रेसी अपीयर्ड इन द इटालियन सिटी स्टेट ऑफ रोम एट अबाउट द सेम टाइम एज इट डिड इन एथेंस। जो डेमोक्रेसी है ना, वो इटालियन सिटी स्टेट में भी तभी आ गई थी जब किस में आई थी, एथेंस में आई थी। द रोमन्स स्पोक लैटिन। जो रोमन स्पोक करते थे लैटिन, वो इस सिस्टम को रिपब्लिका बोलते थे, मीनिंग द थिंग दैट बिलोंग्स टू पीपल। रोमन डेमोक्रेसी लास्टेड अंटिल रफली द एंड ऑफ the 1st century BC. It was then replaced by a monarchy headed by an emperor. Thus the Roman Republic come the Roman Empire. इस तरह से क्या हुआ, जो रोमन रिपब्लिक थी वो रोमन एम्पायर में चेंज हो गया। यूरोप इन मिडल एज। मिडल एज में यूरोप। इन यूरोप द पॉलिटिकल सिस्टम इन एक्सिस्टेंस ड्यूरिंग द मिडल एज वाज नोन एज द फ्यूडलिज्म। देखो रजी, यूरोप में क्या है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, मिडिल एज में आया, और जिसे पहले क्या कहा जाता था, फ्यूडलिज्म। जो यूरोप में पाया जाता था वो क्या था, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है, जब ये फिफ्थ टू 14th सेंचुरी में 5th to 14th सेंचुरी में जो था वो क्या था कि जो किंग होता था वो लोगों को वॉर वगैरह से बचाता था, मतलब उसे हर तरह की उसकी हेल्प करता था, और बदले में वो जो लोग थे उसके किंग के लिए हर तरह का काम करते थे, चाहे वो उन्हें एक्सेप्टेबल हो चाहे ना हो। और जो था इन दिस सिस्टम
यहाँ पे आ जाए, स्मॉल कम्युनिटी वर फॉर्म्ड अराउंड द लोकल लॉर्ड एंड हिज माइनर। जो माइनर होते हैं उसका मतलब होता है लार्ज हाउस। जो स्मॉल कम्युनिटी थी उसमें लोकल लॉर्ड पाए जाते थे अपने ही हाउसेज में। इस सिस्टम में द किंग डिवाइडेड द लैंड अमॉन्ग द बैरन्स। जो किंग था वो उस लैंड को किस में, बैरन्स, नवाबों में बांट देता था। जो बैरन होते थे वो लैंड की केयर करते थे। पीसेंट और सर्व्स वर्क ऑन द लैंड और सर्व्ड द लॉर्ड गेव देम प्रोटेक्शन इन रिटर्न। जो बैरन्स होते थे वो पीसेंट और सर्व्स को उनकी केयर करते थे, और जो पीसेंट और सर्व्स थे वो उनकी हेल्प करते थे, उनका काम करते थे। इन इंग्लैंड द फ्यूडल स्ट्रक्चर वाज शेकन विद द साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर जो नवाब थे, बैरन्स थे, 1215 CE में किंग जॉन से जिन्होंने क्या किया, मैग्ना कार्टा पर क्या करवा लिया, साइन करवा ली इस डॉक्यूमेंट पे, जिसपे के बाद क्या हुआ, इट स्टार्टेड दैट द किंग हैड टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। जिसके बाद क्या हुआ, किंग को उस लैंड के जो लॉ है उसे फॉलो करना था। द सिविल राइट ऑफ द इंडिविजुअल वर ग्रांटेड बाय इट। जो सिविल राइट्स थे ना इंडिविजुअल के, इस डॉक्यूमेंट के द्वारा ग्रांटेड किए जाते थे। जैसे हमारे जो लॉज हैं, हमारी जो प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट है, किसके द्वारा ग्रांटेड किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हमें ये जो पिक्चर है वो क्या दिखा रही है, किंग जॉन है जो साइन कर रहा है मैग्ना कार्टा पे। मैन कुड नॉट अरेस्ट, इस चीज़ में क्या था, इस किंगडम में, कि कोई भी मैन है वो अरेस्ट नहीं होगा, ना ही उसे जेल में डाला जाएगा, और ना ही उससे कोई भी पोसेशन टेकन अवे एक्सेप्ट बाय द जजमेंट ऑफ हिज इक्वल एंड और द लॉ ऑफ द लैंड। द मैग्ना कार्टा एस्टेब्लिश्ड दैट द पीपल ऑफ इंग्लैंड कुड लिमिट द पावर ऑफ किंग। इससे क्या था, जो मैग्ना कार्टा था उसने किंग की जो पावर्स थी उसे क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ही वॉज डूइंग थिंग दैट वर नॉट गुड फॉर द कंट्री। अगर वो किंग कोई भी ऐसा काम करता था जो उस कंट्री के लिए अच्छा ना हो, द काउंसिल ऑफ बैरन्स, जो नवाबों की काउंसिल थी, चेकड द किंग्स पावर एट दैट टाइम। तभी वो जो काउंसिल ऑफ बैरन्स से नवाबों की काउंसिल थी जो, वो उन किंग उसका काम को, पावर्स को क्या करती थी, चेक करती थी। दे लेड द फाउंडेशन फॉर द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, मतलब इस तरह से उन्होंने क्या बनाई, एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई। आपने ब्रेनस्टॉर्म पढ़ना है, और इसके साथ हम अब आगे का चैप्टर अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जिसे आपने इस चैप्टर में से फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। थैंक यू एंड हैव अ nice day.